8 जून 951 को 8,000 अमेरिकी सैनिक वॉशिंगटन डीसी में विजयी मार्च कर रहे थे, जो हाल ही में पर्सियन खाड़ी से लौटे थे, जहां उन्होंने सद्दाम हुसैन की इराकी सेना को कुवैत से निकाला था। यह इतिहास के श्रेष्ठ सैन्य ऑपरेशनों में से एक था। 1921 की खाड़ी युद्ध में पहली बार व्यापक रूप से स्मार्ट बमों का उपयोग हुआ, जिसने विमानों को विशेष इमारत को लक्ष्य बनाने की क्षमता दी, लेकिन एक विशेष खिड़की तक। यह बहुराष्ट्रीय सहयोग में एक मास्टर क्लास भी था, जिसमें पश्चिमी और अरब राष्ट्रों का एक विशाल गठबंधन एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम कर रहा था। लेकिन इस युग ने अपने कई सैनिकों की भाग्य के आसपास एक भयानक रहस्य को भी जन्म दिया। उन 8,000 पुरुषों में से जो उस दिन मार्च कर रहे थे, सांख्यिकीय रूप से लगभग 2,100 को फारसी खाड़ी में अपने समय के परिणाम स्वरूप बहुत बीमार होने की संभावना होगी। उनके जीवन रोग और दर्द से कलुषित हो गए। आज के एपिसोड में हम इन रहस्यमयी बीमारी के मामलों की जांच करेंगे, जिन्हें सैनिकों ने झेला, भयानक पीड़ा के संभावित कारणों की जांच करेंगे और उस संघर्ष का चित्रण करेंगे जिसमें प्राधिकरणों को स्वीकार करना पड़ा कि युद्ध क्षेत्र से बिना घावों के भी कुछ लोग पूरी तरह से अपरिहार्य नहीं थे। यह खाड़ी युद्ध सिंड्रोम का रहस्य है। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। एक 1991 के खाड़ी युद्ध के समापन के बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि वापस लौटने वाले सैनिकों ने अन्य थिएटरों में संचालनात्मक सेवा कर्मियों की तुलना में चौंकाने वाली दर से कुछ चिकित्सीय स्थितियों का अनुभव करना शुरू कर दिया, जैसे कि मध्य पूर्व में संघर्ष के समय यूरोप और एशिया। पहले इन सेवा कर्मियों को युद्ध तैनाती से संबंधित स्थितियों के साथ निदान करने में कुछ अनिच्छा थी। डॉक्टर्स उनकी पीड़ा को सामान्य बीमारियों का दोष देते थे, या वे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कुछ भौतिक अभिव्यक्ति थे। ध्यान दें, 1990 के दशक की शुरुआत सैन्य कर्मियों के चारों ओर पीटीएसडी से जुड़ी बहुत सारी बदनामी थी, जो पहले शेल शॉक के नाम से जाना जाता था। इसके परिणाम स्वरूप कई सेवा कर्मियों ने कायर या ड्यूटी के लिए अनुपयुक्त होने के डर से लक्षणों को छिपाने की कोशिश की। इस परिणाम स्वरूप बहुत सारे पीड़ित, जो बाद में खाड़ी युद्ध सिंड्रोम बन गए, उन्हें बहुत अधिक समय तक निदान नहीं किया गया था। 1985 में बहुतायत अनुरोध और शिकायतों के बावजूद यूएस प्राधिकरणों ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें खाड़ी युद्ध के सैनिकों के बीमारी के मामलों की तुलना की गई अन्य सेवा कर्मियों से। संयुक्त राज्य अमेरिका वेटरन अफेयर्स विभाग के अनुसार सर्वेक्षण में 15,000 खाड़ी युद्ध के सैनिक और संघर्ष के समय दुनिया भर में अन्य जगह तैनात 15,000 सेवा कर्मियों को शामिल किया गया था। परिणाम चौंकाने वाला था। 1990 और 1951 में खाड़ी युद्ध के सैनिकों में से लगभग आधे ने सैन्य सेवा से संबंधित बीमारी की शिकायत की थी। नियंत्रण समूह में मात्र 19% की तुलना में यह किसी भी तरह से सीमित नहीं था संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना तक। संयुक्त राज्य में तालाब के पार उसी वर्ष 7 नवंबर को, जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस सर्वेक्षण को कर रहा था, ब्रिटिश कॉमन्स डिफेंस कमेटी ने गल्फ वॉर सिंड्रोम पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की, जो अब गल्फ वॉर सेवा से संबंधित बीमारी के लिए सामान्य शब्द बन रहा था। हालांकि संयुक्त राज्य और यूएस दोनों में अनुसंधान के परिणामों ने उत्तर और समस्याओं दोनों को पेश किया। हां, आमतौर पर यह सहमति थी कि डेजर्ट स्टॉर्म में सेवा कर्मियों की अस्वस्थता की संभावना अधिक होती है, लेकिन समस्या यह थी कि उनके अनुभव किए लक्षण और बीमारियां व्यापक और उनके कोई सामान्य कारक नहीं था। अतः निष्कर्ष यह था कि कोई विशेष रोग नहीं था जिसे खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। फिर भी यह नकारना लगभग असंभव था कि हजारों सैनिकों के साथ कुछ हुआ था या हो रहा था। सैनिकों के सामान्य लक्षणों में चिरकालीन थकान सिंड्रोम, फाइब्रोमायाल्जिया आदि शामिल हैं, जो एक घिनौनी दीर्घकालिक स्थिति होती है
जिससे शरीर के सभी भागों में दर्द होता है और अन्य लक्षण भी होते हैं। पाचन तंत्र समस्याएं और श्वसन और त्वचा संबंधी स्थितियां। इसके अलावा सैनिकों के बीच अन्य बीमारियों के कम प्रचलित लेकिन अभी भी सांख्यिकीय रूप से उच्च मामले थे, और इसने 90 के दशक के समापन की ओर चिकित्सा समुदाय को खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के शब्द से दूर होने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगा कि यह एक शब्द कुछ हद तक चित्र को भ्रमित करता है, क्योंकि इसका अर्थ था कि सैनिकों की बीमारी में वृद्धि के लिए एक ही कारण था, जबकि अब शक किया जा रहा था कि कई कारण थे। इसके बजाय खाड़ी युद्ध रोग जैसे शब्द सैनिकों की बहुलक्षण बीमारी या सीधे अनिश्चित बीमारियों का उपयोग किया गया। लेकिन खाड़ी युद्ध सिंड्रोम नई सहस्राब्दी में भी सार्वजनिक चेतना में बना रहा। सरलता के लिए हम सैनिकों की विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों को खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के रूप में संदर्भित करने जारी रखेंगे। हम शब्द का प्रयोग 1990 और 1951 में खाड़ी सेवा से उत्पन्न बीमारियों का वर्णन करने के लिए करते हैं। चाहे वहां सिर्फ एक ही कारण था या कई लोगों ने जिज्ञासा की कि क्यों खाड़ी में अनेक सैनिकों ने स्वास्थ्य समस्याएं अनुभव की। यह 2003 में विशेष रूप से आवश्यक लगने लगा, जब अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत खाड़ी में वापस जाने के लिए तैयार थे। हमारे पास रहस्यमय बीमारियां हैं, लेकिन कारण क्या हो सकते हैं? खाड़ी युद्ध सेवा और बढ़ती हुई बीमारी के बीच संबंध स्थापित होने के लगभग उसी समय से दोष सीधे अमेरिकी और ब्रिटिश आर्मर बलों द्वारा तैनात विवादास्पद नई हथियार प्रणाली पर इशारा करने लगा। परमाणु ऊर्जा के उपउत्पादों में से एक है निर्जीव यूरेनियम, और 1970 के दशक में दुनिया भर की सेनाओं ने यह समझना शुरू कर दिया कि इसे वास्तव में एंटी टैंक हथियार बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। शून्य यूरेनियम की घनत्व स्टील से काफी अधिक होता है, जो आर्मर बनाने के लिए सबसे आम रूप से उपयोग किया जाने वाला सामग्री था, जैसे कि इराकी टैंकों पर। सामान्य शैलों के विपरीत लक्ष्य पर प्रभाव डालने पर डीयू की नोक बाहरी परत के संक्षारण के बावजूद तीव्र बनी रहती है, और प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा भी तीव्र गर्मी पैदा करती है। यह जलता हुआ टैंक में प्रवेश करता है। अंत में वे लक्ष्य की ओर उड़ान के दौरान बहुत अधिक गतिज संवेग रखते हैं, और इन सभी कारकों का संयोजन डीयू गोलियों को असाधारण रूप से घातक बनाता है। इराकी टैंकों पर प्रभाव डालते हुए डीयू गोलियां कोशिश में आर्मर को छेद करके अंदर की तबाही कर देती थीं, क्रू को मारकर और उसके गोला बारूद को आग लगा देती। इराकी टैंकों के टरेट्स, उनके हुल्स से उड़ना और उनकी खुद की गोला बारूद विस्फोटित होना असामान्य नहीं था। विजयी संघीय सैनिक फिर उन ध्वंसावशेषों की जांच करते और खुद की कुछ स्नैपशॉट्स भी लेते जहां टरेट्स होते थे। यह सब कुछ बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के, और इसी प्रकार के हथियारों के परिणामों के प्रति इस अनावरण को आलोचना का विषय बनाया गया है और खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के मामलों के लिए दोषी ठहराया गया है। सिद्धांत यह रहा है कि इन हथियारों के प्रभाव से रेडियोधर्मीय कण उत्पन्न हुए, जिन्हें सैनिकों ने सांस लेने के द्वारा अपने शरीर में लिया था। जापान के ryukyu विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यागासाकी कत्सुमा और एक लंबे समय तक परमाणु हथियारों और परमाणु आधारित हथियारों के खुले विरोधी ने अगस्त 2000 के एक कागज में निम्नलिखित लिखा। शब्द डिप्लीटेड ऐसा प्रतीत होता है कि डीयू वह यूरेनियम है जिसमें अब और रेडियोधर्मीयता नहीं होती, जो बात नहीं है। डीयू गोलियां गंभीर रेडियोधर्मीय संक्रमण का कारण बन सकती हैं, और यह परमाणु हथियारों से कम नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र वास्तव में खतरनाक होते हैं, जिनका उपयोग विकिरण को पूरी तरह सील करने के लिए किया जाता है, जबकि रेडियोधर्मी हथियार अनुमति नहीं दी गई अपराध करते हैं। पर्यावरण में रेडियोधर्मी सामग्री को छिड़कना। अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य दोनों ने दावा किया कि हथियारों और कवच में शून्य यूरेनियम का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप था। फिर भी संदेह बने रहे। 2003 में 3 लाख से अधिक डीयू टैंक गोलियां चलाई गईं, अमेरिकी सेना का अधिकांश इराकी सेना के खिलाफ। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतता गया, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के कारण डीयू हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग बढ़ी है। उन मांगों को अनुसंधान ने बढ़ाया, जिसने सुझाव दिया कि वे सैनिक जिनके डीयू हथियारों के प्रति संपर्क का स्तर बहुत अधिक है, वे जन्म दोष
या रक्त रोगों जैसे संयुक्त राज्य मियाँ वाले बच्चों को उत्पन्न करने का बहुत अधिक जोखिम में हैं। वे राष्ट्र जो डीयू हथियारों के उपयोग का समर्थन करते हैं, वे अनुसंधान का तर्क करते हैं जो अधिकांश लैब आधारित होता है, वह वास्तविक दुनिया में नहीं बदलता। हाल ही में 2021 में संयुक्त राज्य के पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुसंधान ने उनके शब्दों में निर्णायक रूप से साबित किया है कि डीयू शेल्स ने खाड़ी युद्ध के सैनिकों की स्वास्थ्य स्थितियों में कोई भूमिका नहीं निभाई। प्रोफेसर रैंडल पैरिश ने 2021 के फरवरी में बीबीसी से कहा कि इस बीमारी और इस रेडियोधर्मी पदार्थ के बीच के कथित संबंध को खंडन करने में सक्षम होना मेडिकल समुदाय को वास्तविक कारणों पर अधिक स्पष्टता से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। फिर भी इस तरह की अध्ययन के बावजूद डीयू हथियारों में व्यापक सार्वजनिक विश्वास निरंतर कम होता जा रहा है। यह निश्चित रूप से भयानक खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के प्रमुख संभावित कारणों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र सिद्धांत नहीं है। इराक के जैविक और रासायनिक हथियार भंडार। 1980 के दशक में ईरान से युद्ध करने के लिए इराकी सेना ने अपनी संख्या बढ़ा दी थी। इसने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना का दर्जा प्राप्त किया, 1 मिलियन से अधिक सैनिकों के साथ। फिर भी इसके आकार और हार्डवेयर की तुलना में इसके जैविक और रासायनिक हथियारों का भंडार गठबंधन के कमांडरों के लिए अधिक भयावह था। सद्दाम हुसैन ने ईरानी सैनिकों और उत्तरी इराक के स्वतंत्रता संघर्षी कुर्द विरोधी योद्धाओं के खिलाफ उन्हें बार बार इस्तेमाल किया। इसलिए माना जाता था कि उनके पास अपनी कुवैत विजय को खतरे में डालने वाली प्रमुख रूप से पश्चिमी सैन्य बल के खिलाफ ऐसे हथियारों का उपयोग करने में लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसलिए इन हथियारों से खतरे को नष्ट करना एक उच्च प्राथमिकता थी। संघ के कमांडरों ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए 3 प्रोंग दृष्टिकोण अपनाया। पहली रणनीति यह थी कि सद्दाम को हवाई हमलों में विमानों या मिसाइलों को नष्ट करके या असफल होने पर उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकने की क्षमता देने से इनकार कर दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब में स्थापना क्षेत्र जहां संघ की बड़ी संख्या में सैनिक समूहित थे। दूसरा नजरिया था सद्दाम के जैविक और रासायनिक हथियारों का नष्टीकरण, उसकी क्षमता को भी नष्ट और प्रतिस्थापित करना। अंततः अंतिम उपाय के तौर पर अगर पहले 2 दृष्टिकोण निष्फल होते हैं, संघ की सेनाओं को संभवतः शस्त्रीकृत रोगों के खिलाफ टीकाकरण किया जाएगा। पहली घटना में संघ की सेनाओं को इराक पर पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान इराक के बचाव के बावजूद शुरुआती दिनों में कुछ बिखरी घटनाएं हुईं। हालांकि गल्फ वॉर सिंड्रोम के कारणों की जांच करने वाले अभियानकर्ताओं और शोधकर्ताओं से सबसे अधिक आलोचना 2 अन्य दृष्टिकोणों ने उत्पन्न की है। इराकी राजधानी बगदाद के दक्षिण पूर्व में लगभग 350 किलोमीटर दूर क्वामिशली गोला बारूद भंडारण सुविधा स्थित है, जो एक विशाल परिसर है जिसका आकार करीब 25 वर्ग किलोमीटर है। 1921 में 4 मार्च को जब इराक ने संयुक्त राष्ट्र के समझौता की शर्तें स्वीकार की थीं, तो उसके 24 घंटों के भीतर और अमेरिकी सैनिकों को घर वापस भेजने से 1 सप्ताह पहले अमेरिकी युद्ध अभियंताओं और विस्फोटक निष्कासन दलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटकों को विस्फोटित किया, साइट की कई इमारतों को नष्ट कर दिया। भयानक विनाश का कारण वहां संग्रहित बड़ी संख्या में गोला बारूद के विस्फोटन और उसके बाद आए विशाल विस्फोटन ने एक अपशकुन काले मशरूम बादल को उत्पन्न किया, जो इराकी आकाश में उठा और मीलों तक देखा जा सकता था। विध्वंस के समय यूएस कमांडरों का मानना था कि वहां केवल सामान्य हथियार थे। हालांकि आगामी वर्षों में सबूत उभरने लगे कि सद्दाम के कुछ रासायनिक हथियारों के भंडार भी वहां हो सकते थे। परिणाम स्वरूप जब विध्वंस किया गया, इन घातक रासायनिक हथियारों को धुएं में आकाश में छोड़ दिया गया और फारसी खाड़ी के भर में ले जाया गया, एक क्षेत्र जो अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल से भरा हुआ था, जो अब यह मना रहे थे कि युद्ध समाप्त हो गया था। जैसा कि हुआ, गठबंधन ने सद्दाम के ऐसे हथियारों का उपयोग करने की आशा में परमाणु, जैविक और रासायनिक निगरानी पोस्टों का एक नेटवर्क स्थापित किया था, जिससे कमांडर्स को पता चल सकता था कि क्या और कहां प्रभावित हुआ था। बेशक ऐसा हमला कभी नहीं हुआ, लेकिन कामिशली के नष्ट होने के बाद इनमें से कुछ निगरानी पोस्टों ने हवा में नसों के एजेंट के बढ़ते निशानों का पता लगाया। 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राधिकरणों ने अंत में माना कि उन्हें पता चल गया था
कि मार्च 1921 में ऐसे हथियार कामिशली में थे। खाड़ी युद्ध सिंड्रोम पीड़ितों के लिए जिसे अब मौत का धुआं चिह्नित किया गया है, उसके प्रभाव की जांच निराशाजनक रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग और CIA द्वारा कई कंप्यूटर मॉडल तैयार किए गए हैं, धुआं के मार्ग की खोज कर रहे हैं। हालांकि उन सभी की सैनिकों के संपर्क संख्याओं का अनुमान अत्यधिक अस्थिरता दिखा रहा है, जिसके चलते वे बहुत अस्थिर हो गए हैं। इस अस्थिरता को और बदतर बनाता है यह तथ्य कि क्वामिशली केवल वही इराकी सुविधा नहीं थी जिसे संघीय बलों ने नष्ट किया था, जिसमें रासायनिक हथियार संग्रहित थे, और भी थे। हालांकि संघीय बलों के पास कोई नहीं था। 2017 में सैन फ्रांसिस्को वेटरन्स अफेयर्स मेडिकल सेंटर की डॉक्टर लिंदा चाओ ने एक नई अध्ययन की खोजों को जारी किया, जो क्वामिशली प्ल्यूम से संपर्क के खतरे के मामले में वेटरन्स पर किया गया था। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क की चुंबकीय प्रतिध्वनि छाननी स्कैन पर उन वेटरन्स की तुलना में जिन्हें संपर्क का अनुमान नहीं था, उन वेटरन्स में हिप्पोकैम्पस काफी छोटा था जिन्हें संपर्क का अनुमान था। अन्य अनेक कारकों को भी ध्यान में रखने के बावजूद भी अंतर महत्वपूर्ण रहता है जो परिणामों को प्रभावित कर सकते थे। संपर्क के अनुमानित वेटरन्स की जांच ने दिखाया कि उनके शाब्दिक सीखने और स्मृति से संबंधित परीक्षणों में स्कोर कम थे। संघ के कमांडरों को यकीन था कि सद्दाम जैविक हथियारों का सहारा लेंगे। यह समझना उचित है कि वे अपने सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम लें। लेकिन खतरा सिर्फ हथियार बनाई गई बीमारियों से ही नहीं था। संचालन रंगमंच की सामान्य बीमारियां लड़ने के लिए समुद्र पार से आने वाले उन सैनिकों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती हैं जिनकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा कम होती है। खाड़ी के लिए तैनात अमेरिकी सेवा कर्मियों को पीले बुखार के खिलाफ टीकाकरण मिला। टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, काली खांसी, पोलियो और टेटनस। यह टीकाकरण स्वयं से आत्मविश्वास के साथ क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाने वाले किसी भी अमेरिकी नागरिक के लिए मानक था। हालांकि सद्दाम के जैविक हथियारों के खिलाफ सुरक्षा के लिए इरादा किए गए कुछ अधिक विदेशी टीकाकरणों पर वर्षों के बाद सैनिकों और अभियान समूहों की ओर से गहरी आलोचना की गई है। वेटरन कार्य मंत्रालय के अनुसार 1,50,000 सैनिकों को एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण मिले और अगले 8,000 ने बोटुलिनम टॉक्सॉइड वैक्सीन प्राप्त की, जिससे अमेरिका में काम करने वाले श्रमिकों की रसायन और बीमारियों से सुरक्षा के लिए उपयोग किया गया था। हजारों सैनिकों को पायरोस्टिगमिन ब्रोमाइड गोलियां भी जारी की गईं, लेकिन इन्हें खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूर नहीं किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अमेरिकी सैन्य को एक छूट मिली। उन सैनिकों को जिन्होंने दवाओं के सेवन से मना किया, उन्हें कठोर दंड की चेतावनी दी गई थी। खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के मामलों और टीकाकरण संबंधी चिंताओं का जवाब देते समय राष्ट्रीय विज्ञान, इंजीनियरिंग अकादमी के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग और चिकित्सा ने अपनी 2000 की जांच में निष्कर्षित किया कि कई टीकाकरण और दीर्घकालिक अनुकूल स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध होने या न होने का पता लगाने के लिए अपर्याप्त या अयोग्य प्रमाण थे। उस समय के बाद यह अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों का प्रमुख स्थान बना। बहुत सारे सैनिक घटती हुई चिकित्सा स्थितियों से क्रोधित हैं, क्योंकि अटलांटिक के दोनों ओर के कागजात जिनमें सैनिकों को क्या मिला था वह लापता हो गए हैं। संयुक्त राज्य में सरकारी रुख यह है कि उन्होंने रिकॉर्ड्स के संबंध में लापरवाही की थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ और घातक आरोप लगाए गए हैं। 2018 के टेड टॉक में डॉ जेनिफर करियस ने संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के चिकित्सकों से प्राप्त गवाही का उल्लेख किया, जिन्हें अनुसूचित रूप से रिकॉर्ड खत्म करने के आदेश दिए गए थे, बिना कारण बताए। 2003 में पूर्व ब्रिटिश सैनिक एलेक्स इजेट ने अपनी पेंशन के संबंध में एक मामला जीता, जब उन्होंने न्यायिक परिषद में अपनी अस्थि संधि शोथ की स्थिति पर सफलतापूर्वक तर्क किया, जिसने उन्हें कमजोर हड्डियों मांसपेशियों के साथ छोड़ दिया। यह 1921 में खाड़ी क्षेत्र में तैनात होने से पहले उन्हें मिलने वाले टीकाकरण के कॉकटेल का परिणाम था। इस केस को रोमांचक बनाता है कि अंततः मिस्टर इजेट ने रॉयल इंजीनियर्स के साथ योजनाबद्ध तैनाती नहीं की और फिर भी उन्हें खाड़ी युद्ध सिंड्रोम से संबंधित स्थितियों के साथ पीड़ा होती रही। जब रक्षा मंत्रालय ने निर्णय के विरोध का इनकार किया, अभियांत्रिकों ने अंत में महसूस किया
कि उन्हें ब्रिटिश सरकार से औपचारिक मान्यता मिली थी कि खाड़ी युद्ध सिंड्रोम मौजूद था और यह टीकाकरण का परिणाम था। लेकिन यह नहीं होगा। एमओडी ने बताया कि वे अभी भी फैसले से सहमत नहीं हैं और उन्होंने अपील नहीं करने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि कानूनी बाधाओं के कारण निर्णय लिया गया और उनका दृढ़तापूर्वक मानना यह था कि टीकाकरण कार्यक्रम और खाड़ी युद्ध सिंड्रोम के बीच कोई संबंध नहीं। मिस्टर इजेट खाड़ी युद्ध सिंड्रोम मान्यता के लिए अभियान जारी रखेंगे। 2004 में खाड़ी युद्ध मामलों की जांच के लिए वे 40 दिनों तक भूख हड़ताल पर भी जाते हैं। वैक्सीनों का बार बार सुरक्षित होना साबित हुआ है। हालांकि इस मामले में यह संभावना मनन योग्य है कि चिंतित युद्ध योजनाकारों ने अपने सैनिकों के लिए दवाओं और दवा को जल्दी से भेजा हो सकता है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव विपरीत हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रीय खाड़ी युद्ध अनुसंधान केंद्र के अनुसार 7 लाख सैनिकों में से 2,50,000 को किसी न किसी रूप में बीमारी है, जिसे उनकी तैनाती से जनित माना जाता है। ऐसे विशाल संख्याओं को देखते हुए अधिकारियों को अंततः इसे तथ्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। यह 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, जिसे संयुक्त राज्य ने 2007 में पालन किया। जैसा कि हमने इस एपिसोड में संदेश दिया है, खाड़ी युद्ध सिंड्रोम शब्द एक विशेष स्थिति के लिए निदान नहीं है, लेकिन यह खाड़ी युद्ध सेवा के परिणाम स्वरूप होने वाली बीमारियों के लिए सामान्य शब्द है और यह दोनों देशों ने लिया हुआ दृष्टिकोण है। हालांकि इन बीमारियों के कारणों पर बहस जारी है और हाल के वर्षों में इराक को समस्याओं के लिए दोषी ठहराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, साथ ही उपर्युक्त रूप से रासायनिक हथियारों के भंडार का संग्रह करने के लिए भी। एक और अक्सर उद्धृत कारण, विशेष रूप से श्वसन समस्याओं वाले लोगों के लिए, यह है कि इराकी सेनाओं ने वापसी के समय कुवैत तेल क्षेत्रों में आग लगा दी थी। जब युद्ध लगभग हार गया, इराकी सेना ने फैसला किया कि वे जब तक कुवैत छोड़ नहीं देते वहां को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। केवल छोटी छोटी द्वेष भाव से अधिक कुछ नहीं। 600+ तेल क्षेत्रों पर, साथ ही सैकड़ों कच्चे तेल के तालाब और टैंक भी जलाए गए, जिससे छोटे पर्सियन खाड़ी राज्यों पर एक विशाल और भयावह काला बादल बन गया, जिसने कुछ स्थानों पर दिन को रात में बदल दिया। लड़ाई के अंत के महीनों बाद तक आग जलती रही। अंतिम आग नवंबर 1921 तक बुझाई नहीं गई। भूमि और समुद्री सतहों की असमान तापमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्थानीय वायुमंडलीय उलटाव उत्पन्न हुए, खासकर गर्मियों के समय, जिसने निचले वायुमंडल में धुआं फंसाया और कभी कभी धुंध को कुवैत भूमि सतह पर कंबल बिछाने का कारण बनाया। लोगों ने जहरीले गैस सांस ली। सैनिक और नागरिक ने कार्बन डाइऑक्साइड सांस लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और एसिडिक एरोसोल सहित कई अन्य चीजों को। कई पुराने सैनिक अपनी बीमारी का कारण इन तेल की आगों से प्रदूषित हवा को सांस लेने पर मानते हैं। फिर भी अमेरिका और संयुक्त राज्य की आधिकारिक मान्यता के बावजूद खाड़ी युद्ध सिंड्रोम की बीमारियों से निपटने के लिए मुआवजा या वित्तीय सहायता की खोज में वीरांगनाओं, उनके सामने जो कार्य असंभव होना चाहिए, उसे अक्सर महसूस किया गया है। वीरांगना कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 में वीरांगनाओं द्वारा आगे लाए गए मामलों में चौंकाने वाले 88% मामले असफल रहे। उस अनुसंधान के बावजूद जो दिखाता है कि सांख्यिकीय रूप से वीरांगनाएं खाड़ी में तैनात नहीं की गईं, उनके स्वास्थ्य समस्याओं का विकास अधिक संभावना होती है। 1921 की खाड़ी युद्ध को हाल के इतिहास में बहुत प्रभावशाली संघर्षों में से एक माना गया है। यह अगले 30 वर्षों में क्षेत्र की भू राजनीतिक राजनीति को निर्माण करेगा। उस समय की घटनाओं के आदान प्रदान की दृष्टि से वहां लड़ने वालों की व्यक्तिगत कहानियों को भूलना आसान होता है, जो कई अभी भी रोज पीड़ा सह रहे हैं, अपने देशों की सेवा की कीमत चुका रहे हैं। और वहां आपके पास खाड़ी युद्ध सिंड्रोम की कहानी है। कृपया अपनी टिप्पणी नीचे दें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।